फ्रेंड, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। हम संधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संधि के अंतर्गत हमने स्वर संधि का अध्ययन कराया, उसके बाद व्यंजन संधि का अध्ययन कराया और थर्ड नंबर पर आप विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उस विसर्ग संधि में भी हमने एक संधि आपको उत्व संधि के बारे में ज्ञान करा दिया था। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ऋतु संधि। कौन सी आती है? ऋतु संधि। ऋतु संधि यानी विसर्ग में रे का विसर्ग होगा। इसमें किसका विसर्ग होता है? रे का विसर्ग होता है। रे का विसर्ग बनता है। अब वो कब बनता है? तो इसके लिए एक सूत्र दे रखा है, इच्चा अशी विसर्गस्य रेफ। इच्चा अशी विसर्गस्य रेफ है। इच्चा का मतलब है आपका कि ए और आ के अतिरिक्त जो भी स्वर आते हैं और कब आते हैं? विसर्ग से पहले। तो रे का विसर्ग और उसके बाद में क्या आता है? स्वर आए या उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा या ये वे रे ले, इनमें से कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो रे के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? रे का विसर्ग। ठीक है ना। अब देखो आगे व्याख्या हिंदी में लिखी हुई है इसकी। यदि प्रथम पद के विसर्ग से पहले, प्रथम पद संस्कृत में जब हम संधि करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। एक जैसे इसमें ये संधि की हुई है मुनि प्लस इति। तो मुनि तो प्रथम पद है और इति है इसका दूसरा पद। तो इसमें देखो क्या लिख रहा है, यदि प्रथम पद के विसर्ग से पहले, प्रथम पद मुनि है और मुनि में जो ये विसर्ग आ रहा है इससे पहले क्या होगा? ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर, ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर या ई उ री री ए आई ओ औ, ये कोई से भी स्वर हो तो विसर्ग के बाद और फिर इस विसर्ग के बाद में दूसरे पद में स्वर हो या फिर हो व्यंजन। व्यंजन में भी कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जो आपको हम पहले अध्ययन करा चुके हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें जैसे के वर्ग आपका दे रखा है तो के वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? ग, घ, य। ये आपके तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर है। ठीक है। और चे वाली लाइन का जो तीसरा कौन सा वर्ण होगा? ज, झ, न। इस तरह से के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये 5 वर्ग है। इनमें से जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होगा, वर्ण होगा, या फिर ये वे रे ले और है, इनमें से कोई वर्ण होगा तो इस विसर्ग के स्थान पर, ये जो मुनि के पीछे विसर्ग लगा हुआ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। क्या होगा? रे हो जाता है। जैसे देखो कैसे होगा, मुनि प्लस इति। अब मुनि प्रथम पद में विसर्ग से पहले ई की मात्रा आई है और इसके बाद स्वर आया है। अब स्वर में तो क्या होता है कि रे में मिलाते समय मिल जाता है, ये विसर्ग का रे बनेगा और ई की मात्रा के अंदर मिल जाएगी। तो ये कैसे बनेगा? देखो मुनि, इस रे का क्या बना? अपना विसर्ग का क्या बना था? रे। अब मुनिर इति, तो ये आधे रे में अपना क्या मिलेगा? ई। ये रे और ई मिल करके छोटी री बन गई और ती फिर इसमें से ले लो तो ये बन जाएगा अपना मुनि रीति। क्या बना? मुनि रीति। आगे समझ में? आगे देखिए, भानु असौ, इसमें भी स्वर है और इससे पहले विसर्ग से पहले ऊ है, ए नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा? अब इसका देखो कैसे मिलाएंगे हम, इसको भानु लिख देंगे और इसका विसर्ग का क्या बनेगा? र, और रे के और ये बनेगा अ। अब आधा र और अ मिलकर के पूरा रे बन गया। क्या बन गया? पूरा रे। तो र और सौ, भानु रसौ। ठीक है ना, भानु रसौ। इस तरह से अपने पास शब्द बनकर आया। इसका आगे नेक्स्ट बनाइए आप। क्या बनाओगे? धेनु, आधा रे बनेगा, इसका विसर्ग का क्या बनेगा? र और रे। फिर इसमें तो स्वर है नहीं
तो गच्छति हम ऐसे ही लिख देंगे। अब रे को कहाँ चढ़ाएंगे, बीच में तो लिखे नहीं आधा, तो इसके गैप के ऊपर चढ़ा देंगे, धेनुर गच्छति। अगला देखिए प्रकृति रेव। अब इसमें स्वर आया है तो र में ए मिलेगा तो रे हो जाएगा, तो ये बनेगा अपना प्रकृति। रे बना, रे में ए की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा प्रकृति रेव। आगे देखिए स्थिति उच्चई। अब स्थिति का स्थिति लिखेंगे हम। रे में उ की मात्रा लगेगी, रु हो गया रुच्चई, स्थिति रुच्चई, इस तरह से बन जाएगा। मनुष्य दानम। अब मनुष्य दानम में क्या बनाओगे, देखिए, हाँ बनाओ, मनुष्यई, रे दानम लिखो, क्योंकि स्वर तो है नहीं मिलेगा। दानम व्यंजन वर्ण आया द, तो इसमें रे ऊपर चढ़ जाएगा। मनुष्यई, मनुष्यई रे, मनुष्यैर दानम, मनुष्यों के द्वारा दान। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखिए, ये तो थे आपके मिलाने वाले संधि। अब संधि विग्रह। अब इनका विग्रह कीजिए। ये तो क्या थी, संधि। अब संधि विग्रह। विग्रह में देखिए क्या करोगे, महापुरुषई रपि, महापुरुषई रपि। तो इसमें पहले तो लिखिए महापुरुषई महापुरुषई रपि। रपि रे का आधा विसर्ग हो जाएगा, फिर इसमें से स्वर निकल जाएगा अपि, महापुरुषई अपि। इसका देखिए दुर्दांत रे आया, इसमें दशनई रमुना आया। अब रमुना तो शब्द होता ही नहीं आपको, देखो दुर्दांतई, रे कहाँ है, दे के ऊपर, इसका विसर्ग बना दो, दशनई, दशनई। फिर रमुना आया है ना, तो रे में से आधा रे निकाल लो, इसमें से ए बचेगा और ये हो जाएगा अमुना। दुर्दांतई दशनई अमुना, ये इसकी संधि हो गई। ऋतु संधि के उदाहरण है सारे ये। इसमें नेक्स्ट देखिए, वही मीन्स होता है बाहर। रंत, रंत रे के टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा र प्लस अ, तो आधे रे का हो गया अपना विसर्ग, बचा क्या, अंतः, अंत बचा। अब फिर रे आया है जगती, जय कोई स्वर नहीं है तो जगती का जगती लिख देंगे हम, और रे का लिख देंगे विसर्ग। वहीर अंति जगत, वही बाहर, अंत अंदर, जगती यानी संसार में, बाहर भीतर संसार में, इस तरह से अर्थ होगा। दुर्दांत यानी भयंकर, दशनई यानी दांतों के द्वारा, अमुना यानी इस, ठीक है। और ये महापुरुषई अपि, महापुरुषों के द्वारा भी। इस तरह से आपके टुकड़े कर कर अर्थ भी आसानी से निकल जाते हैं। तो ये अपने ऋतु संधि के एग्जाम्पल हुए, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, यदि प्रथम पद के विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, और दूसरे पद में विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या फिर ये विरल है, इनमें से कोई वर्ण आता है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाता है। तो ये ऋतु संधि का उदाहरण है। इस तरह से आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिए हैं, जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। वॉचिंग के लिए थैंक यू।